विद्यार्थियों सुप्रभात। आइए आज हम अध्ययन करते हैं निगमन विधि। आगमन विधि के बारे में हमने कल ही पढ़ लिया था। आगमन विधि क्या होती है? तो जो आगमन और निगमन विधियां हैं वो दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जहां आगमन विधि में हम पहले उदाहरण से नियम पर जाते हैं, वहीं जो निगमन विधि है उसमें हम इसका ठीक उल्टा है कि पहले नियम बता देते हैं, बाद में हम फिर उसके उदाहरणों के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं। तो जो निगमन विधि है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो निगमन विधि है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, नियम बता देते हैं। जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि बच्चों से त्रिभुज को बनवा के और उस त्रिभुज के सभी कोणों का योग कराया था हमने, और योग कराने के बाद पाया था कि सभी त्रिभुज के जो कोण है उनका योग 180 आया था, और फिर हमने नियम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बच्चों को बता देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, फिर उसका सत्यापन कराएंगे। तो पहले नियम और बाद में उस नियम को उदाहरणों के माध्यम से हम सत्यापित कराते हैं। तो गणित में कुछ आगमन निगमन विधि के उदाहरण हैं। जैसे पहाड़ों के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो टेबल्स होती हैं उसके द्वारा बच्चों को बताएंगे कि आप एक वाला किसी दुकान पर जाता है, दुकान से कुछ सामान खरीदता है, यानी उसने एक पेन खरीदा, जैसे ये पेन है, और इस पेन की कीमत है 30 रुपये, और हमने कहा उससे कि आपने यदि या दूसरे किसी बालक ने 5 पेन खरीदे हैं तो उसकी कीमत क्या होगी, तो वह पहाड़ों का प्रयोग करके बता सकता है। दूसरा है त्रिभुज का, तो ये पहले बता दिया। साधारण ब्याज है, उस साधारण ब्याज का सूत्र हम बच्चों को बताएंगे, और बच्चों को बताने के बाद फिर हम बहुत सारे उदाहरण देकर उस साधारण ब्याज के सूत्र को सत्यापित करेंगे। ऐसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का परिमाप है, आयत का क्षेत्रफल है, तो इन सभी के सूत्र जो होते हैं वो पहले बता देंगे। ऐसे ही हम जो एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज होती हैं उनके बारे में, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर, या फिर a - b का होल क्यूब, इस प्रकार के जितने भी इनइक्वालिटीज हैं उन सबको बता देंगे पहले, फिर उनको सत्यापित करेंगे। तो निगमन विधि में हम इस प्रकार से अब दैनिक जीवन के उदाहरण दे सकते हैं। जैसे बच्चे से हम यहाँ पर बच्चे को पहले बता देंगे कि जो हरे रंग के सेब होते हैं वो खट्टे होते हैं, और बच्चा क्या करेगा, फिर उसको खाकर देखेगा और पता कर लेगा कि ये वास्तव में खट्टे होते हैं। ऐसे ही और भी, जैसे हमने वहाँ बताया था कि बालक किसी वस्तु को जो गर्म है छू लेता है, तो कई बार छूता है, फिर वह नियम बना लेता है कि ये गर्म, इस प्रकार की वस्तु गर्म होती है, इनको नहीं छूना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि ये पहले बता देंगे कि ये चीज़ गर्म है, आपको इसे छूना नहीं है, तो वह उससे दूर रहेगा क्योंकि उसको बता दिया गया है। और हो सकता है टच करके देखे तो पता कर लेगा कि वास्तव में ये गर्म है और उसको छूने से हमें कष्ट होता है। तो और भी उदाहरण दे सकते हैं हमारे दैनिक जीवन के। अब हम देखते हैं आगमन विधि के गुण। जो आगमन विधि है उसके गुण क्या है या विशेषताएं क्या हैं। तो आगमन विधि है वो क्या है, एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बच्चों को जो सिखाया जाता है वो करके सिखाया जाता है। पहले उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेने के बाद वह नियम पर पहुंचते हैं। तो वैज्ञानिक विधि है, और इससे जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा, अधिक स्थायी होगा, क्योंकि बालक इसमें खुद करके सीखता है और इस विधि से स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, यानी वो कभी नहीं भूलेगा। इसी प्रकार से चूंकि यह मनोवैज्ञानिक व अभ्यास के सिद्धांत पर आधारित है, ये विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक भी है और अभ्यास के सिद्धांत पर आधारित है, यानी बच्चे अभ्यास करते हैं। उदाहरण बार बार, एक ही उदाहरण को बार बार लेते हैं तो अभ्यास हो रहा है। अतः छोटी जो कक्षाएं हैं प्राइमरी क्लासेस के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। इस विधि में रटने की प्रवृत्ति बच्चे में नहीं पड़ती है, वह रटता नहीं है, क्योंकि वह क्या है, उदाहरणों के माध्यम से सीख लेता है, तो उसे रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और यह नियमों तक पहुंचने की एक आसान विधि है। इस विधि द्वारा बालकों में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। वह एक नियम पर बना लेते हैं तो उन्हें प्रेरणा मिलती है कि हम स्वयं काम करें तो हमें कुछ परिणाम मिल सकते हैं। आगमन विधि द्वारा बालकों को आलोचनात्मक निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का उनका विकास होता है। आलोचनात्मक निरीक्षण यानी वह आलोचनात्मक निरीक्षण सीखे जाते हैं और उनके अंदर जो तर्क शक्ति है वह विकसित हो जाती है। यह विधि बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए भी प्रेरित करती है, यानी खुद काम करना। वह अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अब आगमन विधि के दोष, कोई भी विधि कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो इसके दोषों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि जो आगमन विधि है उसमें हम बच्चों को उदाहरणों के माध्यम से नियम पर ले जाते हैं, तो यह बहुत ही समय खर्च करने वाली विधि है, क्योंकि एक ही चीज़ पर कई उदाहरण देते हैं,
फिर उसको नियम बनाते हैं, तो समय बहुत अधिक लगता है और छोटी कक्षाओं में तो उपयोगी होती है, लेकिन बड़ी कक्षाओं में उपयोगी नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर सिलेबस बहुत अधिक होता है और उस सिलेबस को पूरा करने के लिए हमें समय बहुत ज़्यादा नहीं होता। और इसी विधि से करेंगे तो एक ही टॉपिक पर एक ही चीज़ को सिखाने में हमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो समय बहुत ज़्यादा लगता है। यह विधि का उपयोग करने के लिए छात्रों व अध्यापकों को बहुत अधिक कार्य की आवश्यकता होती है, यानी इन्हें होमवर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है। इस विधि में गति, यानी इसकी जो विधि की गति है वो अत्यंत धीमी होती है, क्योंकि हम करके सीखते हैं। इस विधि का सफलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है वह उच्च होना चाहिए, जो कि सभी कक्षाओं के लिए संभव नहीं है, सभी विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं है। तो कुछ दोष भी हैं, हालांकि दोष होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी विधि है। ऐसे ही अब हम देखते हैं निगमन विधि है, उसके गुण क्या है। तो जो निगमन विधि है उसके गुणों में सबसे पहले तो क्या है, हम बच्चों को नियम पहले ही बता देते हैं। तो नियम पहले बताने के कारण क्या होता है, हमारा जो समय है वो बच जाता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से ही सत्यापित कर देते हैं कि यह जो नियम बताया गया है वो सत्य है। निगमन विधि द्वारा बालकों की जो स्मरण शक्ति है वह विकसित हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि बच्चे को जब हम नियम बताते हैं तो वो याद करता है, और याद करता है तो उसकी जो स्मरण शक्ति है वह कुशाग्र हो जाती है। सूत्र पहले से ही ज्ञात होने के कारण यह समस्याओं को हल करने के लिए एक सुविधाजनक विधि है। सूत्र पहले ही बता दिया, उसमें रखना है, उसको हल करना है। समस्या का समाधान सूत्र की सहायता से करने के कारण यह विधि संक्षिप्त और उचित है। संक्षिप्त यानी कम समय में हमें इसके परिणाम मिल जाते हैं और ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ता है। इस विधि के द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि बच्चों को समय कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वो प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि द्वारा मंदबुद्धि छात्रों को गणित का साधारण ज्ञान दिया जा सकता है, यानी जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको भी हम साधारण ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब देखते हैं आगमन और जो निगमन विधि है उसके दोष। तो दोष के लिए हम यही कहेंगे कि क्योंकि यहाँ पर हमने बच्चों को नियम पहले बता दिया है तो इनकी जो स्मरण शक्ति कह रहे हैं बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में इनमें क्या होगा, रटने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि जो रटा हुआ ज्ञान है वह कारगर नहीं होता। आपने एक ब्रजभाषा की लाइन सुनी होगी कि रटंत विद्या फलंत नाय, यानी रटा हुआ ज्ञान फलदायी नहीं होता है। हमें रटा हुआ ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं हो सकता, इसलिए बच्चों में जो तर्क शक्ति है वो विकसित नहीं होती, क्योंकि पहले ही सूत्र बता दिया है हमने, सोचने के लिए उन्हें समय ही नहीं दिया। तो इस विधि से बच्चों के अंदर जो तर्क शक्ति है उसका विकास नहीं हो पाता है, उसकी अवरुद्ध है। इस विधि द्वारा छात्रों को नया ज्ञान अर्जित करने का अवसर ही नहीं दिया जाता, क्योंकि सूत्र हमने पहले ही बता दिया है। और यह विधि कई बार अरुचिकर हो सकती है, क्योंकि बच्चों को नियम बता दिया है उसको रट लेते हैं, जो क्योंकि रट लिया है तो समझा नहीं है तो फिर अरुचि उनके अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार से कुछ कमियां भी हैं। तो दोनों ही विधियों में कुछ कमियां और कुछ खूबियां हैं और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अब हम थोड़ी सी इनकी तुलना करके देखते हैं कि आगमन और निगमन विधि है उसकी तुलनाएं क्या है। तो आगमन विधि और निगमन विधि की तुलना कुछ बिंदुओं पर हम करते हैं। तो आगमन विधि में देखते हैं सबसे पहले यह विधि विश्लेषण से सामान्य की ओर, यानी विश्लेषण से सामान्य, पहले हम विश्लेषण करते हैं उदाहरणों के माध्यम से, फिर सामान्यतः उसको सामान्यीकरण कर देते हैं, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। स्थूल यानी हम एक बड़ा काम करते हैं और सूक्ष्मता पर पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत जो निगमन विधि है वह उसके ठीक विपरीत है। इसमें क्या है, हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, यानी विशेषता की ओर जाते हैं, और जो सूक्ष्मता है उससे स्थूलता की ओर जाते हैं। आगमन विधि में बालक स्वयं नियमों तथा सूत्रों का पता कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, निगमन में उनको सूत्र पहले बता दिया जाता है। जो आगमन विधि है वह अनुसंधानात्मक विधि है, यानी खोजपूर्ण विधि है। इसके विपरीत जो निगमन विधि है वह क्या है, अनुकरणीय विधि है, यानी बच्चों को पहले बता दिया, अनुकरण करके वह सीख रहा है। इस विधि के द्वारा, यानी जो आगमन विधि है इसके द्वारा बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी होता है, और चूँकि जो निगमन विधि है उसमें हम बच्चों को नियम बता रहे, रट रहा है, तो रटा हुआ ज्ञान स्थायी कभी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आगमन और निगमन विधियाँ में कुछ अंतर है। और थोड़ा सा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आगमन और निगमन विधियाँ, कई बार
आपने सीख लिया आगमन क्या है निगमन क्या है, लेकिन जब हम पेपर में हल करते समय संभवतः गलती हो सकती है कि जहाँ पर आपने निगमन लिखा है, निगमन लिखने के बाद सारी की सारी परिभाषा, सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो आप आगमन की लिख दो, और निगमन वाले में आगमन की और आगमन वाले में निगमन वाले की। ये कई बार गलती हो सकती है। तो इससे बचने के लिए छोटी सी ट्रिक है कि नी से नियम बनता है और नी से निगमन, अर्थात निगमन नियम वाली विधि है, पहले नियम बाद में उदाहरण, दूसरी रहेगी वो उसकी विपरीत होगी। तो इस प्रकार से हमने आगमन और निगमन विधियों के बारे में जाना। अब हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है उसको ही हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाना चाहूँगा कि एक 3 भाई थे, वो एक साथ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मकान में आग लग गई है, और मकान में आग लग गई तो देखने के बाद उन्हें देखा भाई आग लगी हुई है। तो थोड़ी देर जाकर उन्होंने परीक्षण किया तो देखा कि वो नुकाई मकान है। तो उनमें से 2 भाई थे, वो रोने लगे। उनका जो तीसरा भाई था वो बोला, भी रो क्यों रहे हो, इसका मैंने बीमा करा दिया है और 3 लाख रुपए का बीमा कराया है, और उसकी कीमत 1-1.5 लाख रुपए की थी। तो वो खुश हो गए। अब जैसे ही वो खुश हो गए कि हमें तो 1.5 लाख रुपए का मकान चलेगा, हमारा 3 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगले ही पल उसने कहा कि भाई छोटी सी मेरे से गलती भी हो गई कि उसकी रिसीप्ट नहीं ले पाया। अब रिसीप्ट नहीं ले पाया का मतलब ये हो गया कि वो 3 लाख रुपए मिले या नहीं मिले, वो उसकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। तो कहानी ये बताती है कि आप ये जो काम किया है हमने, इसको यदि हम अच्छे से नहीं करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, तो हमारी जो परीक्षा रूम है उसमें हम उसी प्रकार से असुरक्षित हो जाएंगे। जैसे बारिश का मौसम हो और एक कच्चा मकान हो तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति असुरक्षित होते हैं, वैसे ही हम भी, हमारी जो क्लासरूम है, सॉरी एग्जाम रूम है, उसमें इस प्रकार से असुरक्षित हो सकते हैं। तो हमें समग्र ज्ञान ग्रहण करना है, तभी हम अपनी परीक्षाओं में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल हम विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।